वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की तकरीर आपने सुनी, बजट आउटलुक आपने देखी। ये IMF की छतरी तले, IMF के साए तले जो कड़ी शराइत हैं उनके तहत पेश करता बजट है, या आपको लगता है कि पॉपुलर बजट है जो हुकूमत ने आज पेश किया है? देखिए, इन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की है। कुछ जगह पे तो इन्होंने IMF को क्या कहते हैं फॉलो करने की कोशिश की है, और कुछ जगह पे इन्होंने लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की है। अब अगर देखना हमें ये है कि ये जो इन्होंने प्रॉमिसेस किए हैं लोगों से, उसका यानी कि रियल टर्म में क्या होता है। अब यानी कि जब डेफिनेट बात है तो अभी पता चले ना कि कुछ महीनों बाद, यानी 1-2 महीने बाद पता चलना शुरू हो जाएगा कि जो इन्होंने प्रॉमिसेस किए थे क्या वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगली सतह पे देखें तो इन्होंने गवर्नमेंट के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया है, रिटायर लोगों की पेंशन में इन्होंने इजाफा किया है, और ये कोई इन्होंने कहा जनाब कि हम कोशिश कर रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्प्रूव किया जाए। अब बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे इम्प्रूव होगा ये हमें अभी पता चलेगा जब इनकी इस्लाहात को ये आगे लेके चलेंगे। मगर देखिए, उसमें 1-2 चीज़ें जो अहम है जो हमें अभी नज़र रखनी है। हमारा जो कि कर्ज देने का जो कि हमारा इंटरेस्ट पेमेंट और कर्ज पेमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। अभी आप देखें 9 ट्रिलियन के इर्द गिर्द इन्होंने बात की है कि हमें कर्ज वापस करना पड़ेगा। अगर टोटल 18 ट्रिलियन में से हमें आधा हमारा कर्ज में निकल जाएगा तो हमारे पास पीछे जो कि बचता है वो बड़ा कम बचता है। और इसी में अगर हम देखें तो हमारा जो कि बजट जो कि पहले एस्टिमेट्स आ रहे थे अराउंड अबाउट 12 ट्रिलियन का, उन्होंने कहा था हमें टैक्स रेवेन्यू या दूसरा रेवेन्यू हमने इकट्ठा करना है। इसका मतलब बजट में फिर डेफिसिट होगा। अब उस डेफिसिट को ओवरकम करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट क्या करती है। अच्छा रावे साहब, अब वन बाय वन चलते हैं ना। अब जो IMF मुतालबा करता है वो तो ये कहता है कि आप सैलरीड क्लास के ऊपर भी टैक्स लगाए, इनकम टैक्स इम्पोज करने की बात की। एक तरफ आपने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का वादा कर लिया कि वफाकी हुकूमत 25% इजाफा करेगी ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में, और आगे फिर बतदरीज यानी 20% का इजाफा होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, आप GST को 19 से 20% पर ले जाए, और फिर जो इनकम क्लास है उसकी जो इनकम टैक्स है उसकी रेशो को इंक्रीज़ कर दें, तो क्या वो प्रोपोर्शनेट होगा? उससे कोई फ़ायदा होगा? फिर इन्फ्लेशन अपनी जगह पर मौजूद है तो इससे कोई फ़ायदा होगा, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि आप सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में तो इजाफा कर देते हैं, फिर प्राइवेट सेक्टर डिमांड करता है, और जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले, जो निजी सनतों में काम करने वाले मुलाजमीन हैं, फिर वो भी ये सवाल करते हैं, और फिर इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करेगा? देखिए, निजी का तो इसमें अभी बात हमें कोई ख़ास नज़र नहीं आई कि ये निजी लोगों का इन्होंने क्या करना है, जो कि प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करते हैं। इन्होंने बात कर रहे हैं कि टैक्स बढ़ाएंगे। अब आगे मज़े के एक फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारे बड़े मशहूर टैक्स के एक माहिर हैं डॉक्टर इकरामुल हक साहब, उन्होंने अभी बात शेयर किया है कि लास्ट ईयर जो कि अभी साल गुजरा है उसमें गवर्नमेंट ने अपने टॉप ब्यूरोक्रेट्स और दूसरे फंक्शनरीज, जजेस वगैरह को 120 बिलियन रुपीस की टैक्स कंसेशंस दी हैं। इमेजिन करें कि आप एक तरफ अपने यानी कि टॉप लोगों को इस तरह नवाजते हैं, दूसरी तरफ आप बात कर रहे हैं कि टैक्स बढ़ा दें। भी टैक्स किस पे बढ़ाएंगे? फिर आप एक तरफ आप कंसेशंस को बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं जनाब टैक्स बढ़ा दें। टैक्स का मतलब यह है कि कॉमन सिटीजन पे बढ़ेगा ना, कॉमन सिटीजन उसमें मरेगा। अभी भी ये हो रहा है ना। देखिए, टैक्स में जो अगर हम बात कर रहे हैं कि जो ब्यूटी थी, कहा था कि विनर जो है, जो लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर, उसमें कहा था विनर जो है वो पे करेंगे और कंपनसेट करेंगे लूजर्स को, यानी कि गरीब लोग हैं। अब हो क्या रहा है, आपका गरीब है जो कि चाहे बिस्तरे मर्ग पर भी लेटा हुआ है, वो GST आपको पे कर रहा है, उस टैक्स पे कर रहा है। और जो दूसरे जाके आपकी यानी कि जो ऊपर का उम्रा का तबका है उसमें आप देखेंगे आप उनको बहुत सारी सब्सिडीज देते हैं। जी जाहिर है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेशन तो ये नहीं देखी कि वो प्रिविलेज क्लास है, वो एलीट क्लास है, या फिर वो अंडर प्रिविलेज क्लास है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन तो सबके ऊपर लागू होगी। मैं ये बात करने लगा, जो आपके उम्रा का तबका है उनकी ऑफशोर कंपनियां हैं। आप देखते हैं, आप अभी भी जो लीक्स आई हैं, दुबई लीक्स की बात कर लें, इससे पहले की बात कर लें, सबका पैसा बाहर पड़ा है। उनको क्या टैक्स की क्या प्रॉब्लम पाकिस्तान में? टैक्स ज़्यादा हो कम हो उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है। मसला तो उन लोगों का है कि जिन्होंने ये मिडिल क्लास की बात करते हैं या जो छोटा तबका, ताजर तबका है, उनका मसला है जिनको ये सारा जो कि टैक्स कंपनसेट करना पड़ता है। अब जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो एक तरफ तो वो सब्सिडी लेती हैं बहुत ज़्यादा। मतलब टेक्सटाइल ने कितनी सब्सिडी लेके आगे ली हुई थी। इस तरह हर 100 बिलियन स्पीड की आप हर साल उसको सब्सिडी देते हैं। जिस तरह आप सब्सिडी नहीं देते वो कहते हैं हमारी ग्रोथ नेगेटिव होगी, इस साल देख लो उनकी नेगेटिव ग्रोथ आ गई है। जब इनको पैसा मिलता है तो ये बाहर चले जाते हैं। देखिए, अब जब तक आप ये फंडामेंटल फ्लॉ नहीं सेट करेंगे तब तक आपका टैक्स भी नहीं बढ़ेगा। एक चीज़। दूसरा, एक पढ़ी लिखी सी बात है जो कि हमारे लोगों को शायद समझ नहीं आ रही, कोई भी मुल्क जो है सिर्फ टैक्स रेवेन्यू पे नहीं चलता, आपको टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू में बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है।
हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि बस टैक्स पे बनाना है, टैक्स बढ़ाना है। भी आपका जो कि नॉन टैक्स रेवेन्यू कहाँ से आएगा? उसके सोर्स होते हैं आपकी स्टेट और इंटरप्राइजेस। उनकी आपने वो बुरी हालत की है कि अब हर बंदा कहता है उनको बंद कर दो। हालांकि यही जो चीज़ें स्टेट और इंटरप्राइजेज हैं, ये प्रॉफिटेबल हो सकती हैं अगर हम इनको इकोनॉमिक रिएक्शन से चलाएं। इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि इसमें वीक गवर्नेंस है। वीक गवर्नेंस की वजह से यहाँ एक बंदा चाहिए था, वहां हमने 5 बंदे रखे हुए हैं पीआईए में, बल्कि 10 नहीं, बंदे लेकिन स्टेट तो अभी तो प्राइवेटाइजेशन की बात कर रही है ना, और वो ये कह रहे हैं कि यही तो बात है। इवन देखिए उसमें दो चीजें हैं रामे साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, कि उसमें वो प्रॉफिटेबल है या नॉन प्रॉफिटेबल है, वो दोनों की प्राइवेटाइजेशन की बात कर रही है। हत्ता कि मोहम्मद औरंगजेब साहब ने तो ये भी कहा कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी प्राइवेटाइज किया जा सकता है, नो मैटर व्हाट। वो अभी तो प्रॉफिट में है, लेकिन वक्त आया तो वो भी प्राइवेटाइज हो सकते हैं, तो इसमें कोई स्ट्रेटेजिक इदारा नहीं है। देखें, ये बात यही है कि जो बात फिर मैं कहूँगा, आपने औरंगजेब साहब की बात की है, हमने आर्थोपेडिक्स डॉक्टर को कह दिया आप न्यूरो सर्जरी करें, एक बैंकर को कह दिया कि वो इकानमी चलाए, तो इस तरह की बातें तो होंगी। अब देखें, जो कि आप बात कर रहे हैं कि स्टेट और इंटरप्राइजेस की, उसमें मसला क्या है गवर्नेंस का, कि जब मैंने पहले बात कहा था एक बंदे की जगह आपने वहाँ 10 बंदे रख दिए हैं। गवर्नेंस कहाँ से आती है? गवर्नमेंट से। इसका मतलब गवर्नमेंट की इनकम्पिटेंसी है। आप उस इनकम्पिटेंसी की सजा लोगों को क्यों देना चाहते हैं? एक चीज। दूसरा, जब आपका बिजनेसमैन कंसेशन मांगता है, अगर गवर्नमेंट के पास कोई और रेवेन्यू का तरीका ही नहीं है टैक्स के अलावा, तो गवर्नमेंट कहां से कंसेशन देगी बिजनेसमैन को? या तो फिर उसको यही करना पड़ेगा कि लोगों पे और टैक्स लगा दे, कॉमन लोगों पे, आम शहरियों पे, और बिजनेसमैन को कंसेशन दे दे। अगर स्टेट और इंटरप्राइजेज आपको परफॉर्म करती हैं तो आपके पास रेवेन्यू होते हैं। मतलब आपको बात बताता हूँ, अब ये कोविड-19 आया था तो अमेरिका को पैसे प्रिंट करने पड़े, हालांकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसमें क्योंकि उनके स्टेट इंटरप्राइज का हिस्सा बहुत कम है। उसके अगेंस्ट चाइना को देखें, अभी भी 29 से 32% के दरमियान उनका जो जीडीपी है वो स्टेट और इंटरप्राइजेस से आता है। और दुनिया में जानिए अभी जो कि चाइना को कामयाबी की या इकोनॉमी की एक मिसाल माना जाता है कि उन्हें कैसे यानी कि बिल्कुल एक छोटे दर्जे मुल्क को दुनिया की दूसरी बड़ी पावर बना दिया है। अब इसमें देखिए उनका हिस्सा कितना स्टेट और इंटरप्राइजेस का, अभी 29 से 32 पीछे जाकर देखें तो इससे भी ज्यादा था। ठीक, हम ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं, हम बस कह रहे हैं प्राइवेट कर दो। भी जब प्राइवेट किया, आपने सारा कुछ प्राइवेट को दे दिया, आपने आईपीपीज की शक्ल में आपने एनर्जी का हाल देख लिया। इसी प्राइवेट सेक्टर ने आईपीपीज में सर्कुलर इफेक्ट क्रिएट किया, जिसने हमारी पूरी इकोनॉमी की यानी कि चूल्हे हिला के रख दी हैं। ये हमारे प्राइवेट सेक्टर का बिहेवियर है कि जब उसको प्रॉफिट नजर आता है वो कोई परवाह नहीं करता, मुल्क जाता है बाहर। अच्छा रामे साहब, अब आज लास्टली एंड वेरी क्विकली, अब आज जो बजट वफाकी हुकूमत ने दिया है, जाहिर है वफाकी हुकूमत के पास जो है ना वो जो मार्जिन है वो बहुत कम होता है, खासतौर पे एनएफसी अवार्ड के बाद, 18th अमेंडमेंट के बाद सूबे तो मराद दें या तनख्वाहों में इजाफा करें, उनके पास शायद इतना विंडो या रूम अवेलेबल होता है। अब वफाक का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जाहिर है कि अगर आप 25% तनख्वाहों की बात कर रहे हैं तो फिर दूसरी तरफ रेवेन्यू जनरेशन कैसे है? अब क्या फिर ऑस्टेरिटी मेजर्स, आपको तो फिर बड़े कठिन और कड़े ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने पड़ेंगे, तो क्या इसके लिए वफाकी हुकूमत आपको तैयार दिखाई देती है? देखिए, अभी क्या करेंगे? अगर सारा कुछ आपने प्रोविंसेस को दे देना है तो फिर फेडरल क्या करें? आपने एक तरफ तो उसकी जगह उसके जो यूरिडिक्शन में आती थी स्टेट एंटरप्राइजेस नॉन टैक्स रेवेन्यू, आप उसको भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जो है डिवाइजर पूल है उसको बढ़ा के आपने सारा सूबों को दे देना है। बहुत बहुत शुक्रिया शकील रामे साहब।